Dear students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of history and the lesson is the first farmers and herders. This is the third lesson of history subject and the name is the first farmers and herders. ठीक है, तो ये जो लेसन है जिसका नाम है द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, इसमें हम ये देखेंगे कि फार्मर्स की जो लाइफ थी, जो खेती बाड़ी करने वाले जो फार्मर्स होते हैं उनके लाइफ के बारे में हम जानकारी देखेंगे। और हर्डर्स, हर्डर मीन्स जो गुराखी, जो जानवर जो पालते हैं, है ना, उनको हर्डर्स कहा जाता है। तो इस लेसन में हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। पहला है द नियोलिथिक रिवोल्यूशन, डेमोस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। थर्ड इज बिगिनिंग ऑफ अ सेटल्ड लाइफ। फोर्थ इज इन्वेंशन ऑफ द फील्ड and fifth is social practice and beliefs, caste studies and the last is the chalcolithic age। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो ये इस लेसन का पार्ट 1 है। ठीक है, इस पार्ट में हम कुछ आधे पॉइंट्स हम इस पार्ट में देखेंगे और बाकी जो बचे हुए पार्ट्स है टॉपिक्स जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट पॉइंट इज द नियोलिथिक रिवोल्यूशन। नियोलिथिक रिवोल्यूशन मीन्स क्या होता है? अश्म युग, जिसको मतलब जो 3 टाइप के युग थे ना, प्राचीन युग, अश्म युग और नवाश्म युग। तो और एक उसमें था पाषाण युग, है ना, जो हमने इसके पहले लेसन में देखा था, स्टोन एज वगैरह, स्टोन एज, मिडल एज। तो इसमें जो नियोलिथिक रिवोल्यूशन है, इसका मीनिंग है अश्मयुगीन काल की जो क्रांति, रिवोल्यूशन, क्या क्या क्रांति हुई थी उस काल में। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। द मेसोलिथिक एज वॉज फॉलोड बाय द नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज के पहले कौन सा एज था? मध्य पाषाण युग, जिसको मेसोलिथिक एज कहा जाता है। During this period, about 12,000 years ago, there were major climatic changes in the world, with the climatic becoming relatively warmer. टोटल इस काल में जो नियोलिथिक एज के काल में टोटल 12,000 ईयर्स एगो, मतलब 12,000 सालों पहले बहुत ही इस पूरी दुनिया में ऐसे अलग बहुत ही ज़्यादा भयानक कुछ ऐसे मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस हो गए थे, जिसका अपने वर्ल्ड पर बहुत ही भयानक असर हो गया था। Several varieties of grain-bearing grasses, including wheat, barley and rice, grew naturally in different parts of the world. अपने पूरी दुनिया में से अलग अलग पार्ट्स के जैसे उन्होंने अलग अलग वेराइटी के खेती उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था नियोलिथिक एज में। फार्मर्स लोगों ने कौन कौन से, जैसे ग्रेन बियरिंग ग्रासेस थी और उसमें कुछ इंक्लूडिंग थे गेहूं और बार्ली वगैरह, बार्ली के और राइस, ये सब चावल वगैरह, इन सब की खेती उन्होंने अलग अलग टाइप के खेती उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। People who gathered wild grain for food observed that when seeds fell on the soil, they grew into the new plants and produced many more seeds. फिर लोग जो थे खेती करने वाले जो लोग थे वो एक जगह क्या हो गए, गैदर्ड हो गए, जमा होके उन्होंने फिर क्या किया, जो फूड्स, ग्रेन, जो धान्य जो थे उनको ऑब्जर्व करके उनके जो सीड्स थे जब वो सॉइल में डालते थे, सॉइल में जब उसको डाला जाता था और उसमें से जो प्लांट्स, नए नए प्लांट जो ग्रो होते थे उसको ऐसे ही उन्होंने फिर और अलग अलग प्लांट्स ग्रो करना उन्होंने उस टाइप से स्टार्ट कर दिया। With this knowledge, they gradually realized that they could grow their own food. और इसी नॉलेज से उन्हें ये पता चला कि हम अपना जो खाना है वो हम खुद ही ग्रो कर सकते हैं। Thus they began to cultivate plants, not just cereals such as rice, wheat, barley, but also pulses, legumes, vegetables and fruits. फिर उन्होंने राइस, वीट के साथ, बार्ली, इन सब के साथ साथ उन्होंने पल्सेस, मतलब जो दाल वगैरह, दाल की खेती, लेग्यूम्स जो है, शेंगा जो होते हैं, है ना, चौली वाल जो टाइप के जो शेंगा होते हैं, शेंगा की सब्जी, उसकी खेती करना स्टार्ट किया। उसके साथ में वेजिटेबल्स और अलग अलग तरीके की सब्जियां और फ्रूट्स, इन सब की खेती भी करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ व्हाट वी कॉल द नियोलिथिक एज। इसी एज को हम क्या कहते हैं? ये जो एज है वो एक नियोलिथिक एज की क्या है? बिगिनिंग है, एक शुरुआत है। People became food producers और farmers in the new stone age और neolithic period. लोगों ने
फूड प्रोड्यूसर्स और फार्मर्स उसमें जब बने, जैसे मतलब ये जो न्यूलिथिक एज में ही खेती का ज्ञान आया लोगों को, उसके पहले तो वो सब जो ज्ञान थे अश्मयुगीन काल में, वो सब लोगों को ये नॉलेज नहीं था, है ना। वो अपने खाना ढूंढने के लिए कहा जाते थे, जंगलों में जाते थे, जंगलों में रहते थे, हंटिंग करते थे और प्लांट्स वगैरह खाते थे, वो ही उनका खाना होता था। उनको तब ये नॉलेज नहीं था कि हम खुद भी अपना खाना ग्रो कर सकते हैं खेती करके, है ना। तो ये जब लोगों को इसका जब नॉलेज आया, वो कौन से एज में आया, न्यूलिथिक एज में आया। उसी को न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है और न्यूलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। दिस फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज ऑल्सो नोन एज द न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द फार रीचिंग चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस। और इसी को ह्यूमन लाइफ में सबसे बड़ी जो चेंजेस हो गए थे, इसलिए इसको न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, मतलब नवाश्मयुगीन क्रांति। इस काल में उन्होंने मतलब अपना खुद का खाना बनाना, खाना ग्रो करना उन्होंने सीखा था और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स भी हो चुके थे, तो इसलिए इस पीरियड को न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डिस्टिंक्टिव फीचर्स डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब जो पालतू जानवर और जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके कुछ अलग ऐसे लक्षण देखेंगे, कुछ ऐसे फीचर्स देखेंगे। क्लाइमेटिक चेंजेस आल्सो इनकरेज द ग्रोथ ऑफ ग्रासलैंड्स and led to an increase in the number of herd animals such as sheep, cattle and goats। मतलब जैसे जैसे जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते रहते हैं ना, वातावरण में जो चेंजेस होते रहते हैं, उसी से इनकरेज्ड होके जो गौतार प्रदेश में ग्रासलैंड्स में जो ग्रोथ होती है ग्रासेस की, वो बढ़ती रहती है। और उसी में कुछ जो एनिमल्स होते हैं जो अपना ग्रुप बना के या उनके ग्रुप से वो क्या करते हैं, वहाँ पे चरने के लिए जाते हैं। जैसे शीप्स है ना, मेंढी है, कैटल्स है। कैटल्स मीन्स जो गाय बैल जो बुरे ढोरे वगैरह होते हैं, वो उनको कैटल्स कहा जाता है। और उसी के साथ है गोट्स, है ना, बकरियां वगैरह। तो ये सब अपना ग्रुप बना के, एक झुंड बना के वहाँ पे वो जाते हैं गौतार प्रदेश में ग्रासलैंड्स में चरने के लिए। Gradually, people who hunted these animals started following them and discovered their behavioral traits and breeding habits। और जो ह्यूमन लोग जो थे, मतलब पीपल्स जो थे, वो ऐसे ही टाइप में एनिमल्स के हंटिंग करने के लिए वो मौका देखते रहते थे। वो भी उनके पीछे पीछे जाते थे छुप छुप के, और ऐसे कुछ भी मतलब जो भी एनिमल मिला उसकी हंटिंग वो करते थे, उसकी शिकार करते थे। ये उनकी एक आदत ही हो चुकी थी। Thus began the practice of domestication of animals. These domesticated animals provided meat, milk and dairy products and their skin could be used to make clothes। उसके बाद जब उन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया एनिमल का, मतलब एनिमल्स को पालना जब उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जो भी जानवर थे उनको पालने का जो काम था वो उन्होंने जब स्टार्ट कर दिया, तब उनको ये पता चला कि एनिमल्स जो है वो हमें क्या क्या कौन कौन सी अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, है ना। उनकी तो वो मीट प्रोवाइड करते हैं हमें, है ना, मांस मटन जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह दूध प्रोवाइड करते हैं, मिल्क, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो मिल्क से बने हुए जो दूसरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी वो उनसे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और वो हम उससे हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है। ये बात उन्होंने जान ली। और उनकी जो चमड़ी होती है, स्किन, उससे भी वो कपड़े वगैरह, उससे कपड़े बनाने का जो काम था उन्होंने सीख लिया था और उनको वो पता चल चुका था। मतलब इसलिए फिर उन्होंने हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। जो जानवर होते थे उनकी जो स्किन निकाल के, उनकी जो स्किन थी वो अपने शरीर पर वो कपड़ों की तरह लपेट के रहते थे। Later domesticated animals such as bulls were used for transportation of goods and peoples। और उसके बाद जो बुल थे, बुल्स मीन जो बैल वगैरह होते हैं, तो बैल्स का यूज उन्होंने किस लिए करना स्टार्ट किया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मतलब कोई भी एक जगह से दूसरी जगह पे अगर उनको जाना हो, ट्रांसपोर्ट करना हो एक जगह से दूसरी जगह, कोई उनका जो बिजनेस के जो भी सामान है कुछ भी, वो उस बैल के ऊपर लाद के वो उससे ट्रांसपोर्टेशन करते थे। या फिर लोगों के भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो यूज़ किया जाता था बैलों का। मतलब लोग उसके ऊपर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रैवलिंग करते थे। इसके बाद हम देखेंगे द फर्स्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वेयर wheat and barley। Among animals, the dog was the first to be tamed, followed by the sheep, goat, pig and cattle।
सबसे पहला जो प्लांट्स उन्होंने जो ग्रो किए थे या लगाए थे वो थे वीट और बार्ली, गेहूं और बाजरे वगैरह जो होते हैं उसको उसका उन्होंने सबसे पहले फार्मर खेती में उन्होंने उसका यूज किया था, उसको ग्रो किया था। और उसी के साथ उन्होंने डॉग जो था वो पहला उनका एक शीप, गोट, पिग और कैटल्स के बाद का पहला उनका एक एनिमल था जिसको उन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया था। The duck was domesticated in China and the turkey in America. टर्की इन अमेरिका। और जो डक जो था वो डक सबसे पहले चाइना में पाला गया, चाइना से वो डक को पालने की स्टार्टिंग हुई। और जो एक टर्की नाम का एनिमल था वो अमेरिका में पालना उन्होंने अमेरिका में उसका पालना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ। सेटल्ड लाइफ को सेटल किस तरह से उन्होंने किया था। द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर अफेक्टेड ह्यूमन लाइफ इन मेनी वेज। ये जो एग्रीकल्चर करने की जो शुरुआत थी, खेती बाड़ी फार्मरशिप करने की जो उनकी शुरुआत थी वो उसका जो इफेक्ट था वो ह्यूमन लाइफ पे बहुत ही अलग अलग तरीके से वो गिरने लगा। Once people started cultivation, they settled down in one place as they had to they settled down in one place as they had to look after the plants. तो जैसे जो ये जो लोग थे उन्होंने कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया और एक ही जगह पे सेटल होना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे वो एक ही जगह पे रह के वहीं पे जो फार्म जगह होती थी वहाँ पे वो अपने कुछ खेती बाड़ी वो प्लांट्स वगैरह वो लगाते थे और एक ही जगह पे उन्होंने फिर रहना स्टार्ट कर दिया। एक जगह से दूसरी जगह जाना या इधर से उधर घूमना उन्होंने बंद कर दिया। Planted crops needed water and fertilizer and had to be harvested when reap. जो प्लांट्स के ग्रो के लिए उन्हें पानी की जरूरत पड़ती थी, है ना, वाटर तो चाहिए होता है पेड़ पौधों को ग्रो करने के लिए। और उसी के साथ जमीन भी अच्छी से फर्टिलाइजर होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए। तो ये सब जो उसकी हार्वेस्टिंग करने के लिए, है ना, हार्वेस्टिंग करके उससे अच्छी खेती ग्रो होने के लिए उनको ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती थी। For this early people had to give up their nomadic life and stay at one place. तो इसीलिए उन्होंने अपनी जो भटकंती की जो लाइफ थी, मतलब इधर से उधर जो भटकने की उनका जो जीवन था उसको बंद करके उन्होंने एक ही जगह पे स्टे करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। दिस हैपन बिटवीन 8000 BCE एंड 4000 BCE। और ये जो बदलाव जो हुआ जो घटा वो 8000 से 4000 बिफोर क्राइस्ट इरा के काल में ये सब बदलाव चेंजेस हो गए थे। Neolithic people now focused on building houses and discovering new means to make themselves more suited to the life of shelters। और फिर नियोलिथिक लोग जो थे, नियोलिथिक काल में जो रहने वाले जो लोग थे उन्होंने फिर किस चीज़ पर ज़्यादा अपना फोकस किया था, बिल्डिंग हाउसेस, अपने अपने घर बनवाने की चीज़ों में उन्होंने अपना फोकस लगाया सब लोग। क्योंकि एक जगह पे रहना है तो वहाँ पे उनको कुछ ना कुछ शेल्टर्स चाहिए, कुछ सेटल होने के लिए, है ना, कुछ छोटा मोटा उनको घर चाहिए होता है। तो उन्होंने उसी पर फोकस किया अपने अपने घर बनाने के लिए। तो अब देखेंगे हम हाउसेस, उन्होंने अपने घर कैसे बनाए थे। The houses that the Neolithic people built were made of mud, straw and reed। उनका जो नियोलिथिक पीपल के लोगों के जो घर थे उन्होंने किससे बनाए थे, मड से, है ना। मड मतलब जो मिट्टी वगैरह, चिकन माटी, क्ले वगैरह, है ना, और स्ट्रॉ और रीड से उन्होंने बनाए थे। इन सम प्लेसेस दे लिव्ड इन ड्वेलिंग पिट्स। For example, in Burza home in Kashmir, people built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them। तो वहाँ के जो लोग थे, कुछ लोग जो थे वो ड्वेलिंग पिट्स में रहने लगे। ड्वेलिंग पिट्स मीन्स क्या, एक बहुत ही बड़ा एक जमीन में एक बहुत ही बड़ा होल, एक बहुत ही बड़ा गड्ढा, ठीक है, और उसके अंदर वो उस गड्ढे के अंदर जो कुछ लोग ऐसे रहते थे और उसी को उन्होंने अपना घर बना लिया था, उसको ड्वेलिंग पिट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे बुर्जा होम में, जो कश्मीर में एक सिटी है बुर्जा होम, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपने लिए ऐसे ही जमीन में छोटे छोटे से पीट हाउसेस बनाए थे और उसमें वो मतलब जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा करके उसके अंदर वो रहते थे। उसको पिट्स भी कहा जाता था, पीट हाउसेस। तो ऐसे हाउसेस बना के वो वहाँ पे रहते थे।
Many families began to live together for mutual cooperation and a better protection. Such habitation sites came to be called villages, which could be near river or lakes. कुछ ऐसे फैमिलीज होते थे जिन्होंने एक साथ रहना स्टार्ट कर दिया, मतलब कैसे वो अलग अलग इधर उधर भटकते रहते थे, इधर उधर जाते थे, है ना। लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने एक जगह पे सेटल होना स्टार्ट किया तो उन्होंने जो भी उनके फैमिली मेंबर्स होते थे, 2 लोग 4 लोग 5 लोग, तो वो सब लोग एक साथ रह के, मतलब एक ही घर में एक ही उस पिट्स हाउस में रह के रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और जो रिवर के पास, किसी लेक्स के पास जो अपना घर बना के रहते थे, उन कुछ ऐसे आसपास बहुत से ऐसे 5-6 ऐसे घर रहते थे, उसको वो क्या बना देते थे, एक विलेज, मतलब वो एक गांव बन जाता था। मतलब एक जगह पे अगर 5-6 ऐसे घर बन गए तो वो एक विलेज बन जाता था। Sometimes villages were surrounded by a mud wall or by a fence of prickly bushes. Remains of many early agriculture communities have been found in India. तो ये जो विलेजेस थे, कभी कभी ये जो विलेजेस होते थे वो एक दूसरे के सराउंडिंग में क्या बन जाती थी, एक बड़ी मड वॉल बन जाती थी, या फिर जो बड़े बड़े बुशेस वगैरह ग्रो होते थे, गवत जो भी कचरा होता था, तो उससे उनमें क्या हो जाते थे, गैप्स बन जाते थे। ठीक है, तो ऐसे जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज जो थी, खेती बाड़ी के जो समूह होता था, इस तरह से वो अपनी इंडिया में सबसे ज्यादा उसको फाउंड किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन्वेंशन ऑफ द व्हील, है ना। पहले चक्के का इन्वेंशन नहीं हुआ था, चक्का क्या होता है वो किसी को पता नहीं था, है ना। उसके बाद नियोलिथिक एज में ही लोगों ने व्हील्स का इन्वेंशन किया। तो वो इन्वेंशन कैसे हुआ वो हम देखेंगे। The invention of the wheel was a very important achievement of the Neolithic people and therefore of humankind. ये जो व्हील का जो इन्वेंशन था वो सबसे इम्पोर्टेंट एक अचीवमेंट था नियोलिथिक एज के लोगों के लिए। However, no one knows how the idea of the wheel occurred the early humans, है ना। मतलब उस टाइम के लोगों को ये व्हील क्या होता है, व्हील के बारे में कोई आइडिया नहीं थी, किस टाइप का होता है, कैसे होता है, कुछ भी उनको पता नहीं था। Early humans must have observed that a block was difficult to move than a cylindrical one. मतलब उन लोगों ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक मीन्स जो बैलगाड़ी है ना, बैलों जो ऐसे हाथ गाड़ी या बैलगाड़ी होती है, तो वो ऐसे खिंच के लेके जाने में उसको क्या होता था, बहुत ही ज्यादा वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था, है ना। तो फिर उन्होंने ये बात सोची कि इसको इजी कैसे बनाया जाए। A rolling log or a piece of wood possibly made them understand that this could be a great help to move this thing rather than drag them over the ground. फिर उनको ये बात याद आई कि अगर हमने इसको नीचे से अगर कोई ऐसे गोल साइज में रोलिंग लॉग, मतलब जो पेड़ का जो बड़ा सा जो स्टीम वगैरह होता है या खोड़ होता है, तो उसको काट के उसके रोलिंग करके अगर उसके कुछ टुकड़े, लकड़ियों के टुकड़े अगर हम उसको लगा ले गोल गोल साइज में, तो वो हमें जमीन से ड्रैग करने के लिए, खींच के ले जाने के लिए क्या होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। ऐसा उनके दिमाग में ये बात आ गई। The earliest evidence of the wheel goes back to around 3500 BCE in Mesopotamia in modern day Iraq. ठीक है, उसके बाद 3500 बिफोर क्राइस्ट के काल में ये व्हील का इन्वेंशन हुआ, और वो कहाँ हुआ, मेसोपोटामिया में, जो आज हम जिसको इराक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इराक जो कंट्री है वहाँ पे ये व्हील का इन्वेंशन हुआ था। The wheel made transportation and carrying people and goods very simple. Soon animals were used to draw wheeled cart. तो जो व्हील का इन्वेंशन हो गया, लोगों ने वो लकड़ियों के से गोल गोल बना के उसको चक्के की तरह से बना के वो अपने गाड़ी को इस तरह से लगाना उन्होंने स्टार्ट किया, और उसको खींचते खींचते ले जाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद भी कुछ महीनों बाद उनको एक दूसरा आइडिया आया। फिर उन्होंने उस गाड़ी को क्या लगाए, 2 एनिमल्स है ना, बैल जिसको कहते हैं, बैल लगाए, बुल्स आगे लगाए, और वो उसमें बैठ के वो ऐसे उसको दौड़ाने लगे, चलाने लगे। तो इससे ये मतलब उनको ये भी फिर बाद में ये हो गया कि हम क्यों खींचे, है ना, हमारा भी उतना जो तकलीफ है वो बचनी चाहिए। तो तब उन्होंने बैल लगा के उसको एक बैलगाड़ी बना दी, जिसको आज हम बैलगाड़ी कहते हैं, है ना, बुलक कार्ट।
तो उस तरह से ये बुलक कार्ट का भी इन्वेंशन हो गया था। द व्हील वॉज देन पुट टू यूज फॉर मेकिंग पोटेरी। लेटर पीपल मेड द स्पाइनिंग व्हील टू स्पिन थ्रेड। तो फिर उसके बाद एनिमल्स जो थे उनका यूज होने लगा व्हील कार्ट के लिए। और जो व्हील कार्ट बनने के बाद उसमें उसको उन्होंने कुछ पॉटरी बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, व्हील कार्ट होने के बाद उन्होंने कुछ बर्तन वगैरह से चिकन माटी के बर्तन वगैरह बनाने का उनको एक कुछ आइडिया आई। और उसके बाद लोगों ने स्पाइनिंग व्हील बनाना स्टार्ट किया। एक ऐसी गोल, मतलब उस चक्के के अनुसार, मतलब चक्का कैसे घूमता भी है ना, जैसे आपने देखा होगा ना कुम्हार वगैरह ऐसे मिट्टी के बर्तन ऐसे बनाते, तो जो नीचे एक चक्का रहता है, व्हील रहता है, वैसे गोल गोल घूमता है और वो पॉट को क्या करते हैं, इसे शेप देते हैं, है ना। तो उसी तरह से फिर उनको वो आइडिया आई कि इस चक्के के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, बर्तन भी बना सकते हैं, पॉट्स भी बना सकते हैं। तो वो आइडिया फिर उन्होंने लगा ली। तब हम देखे रहे नेक्स्ट पॉइंट, पॉटरी, है ना, बर्तन। As people began to grow grains, they needed utensils to store their plant produce. जब लोग अपने खुद की खेती करना स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने अपने खुद ग्रेन्स जो अनाज थे जो ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था, अब उसको रखने के लिए उनको किसी बर्तनों की जरूरत पड़ती थी कि हम ये जो अनाज है इसको कहाँ पे रखें, है ना। उसके लिए उनको कुछ बर्तन की जरूरत पड़ी थी। In the beginning, people made large clay pots with the help of the potter's wheel, wove baskets और dug pits into the ground to store grains. फिर उनको ये बात याद है, मतलब ऐसे कल्पना आई, उनको आइडिया आई कि हम ये जो अनाज है इसको रखने के लिए हमें कुछ बर्तन चाहिए होते हैं। तो फिर उन्होंने एक पॉटर्स व्हील बनाई, चक्का जो था उसको बनाया। फिर उसके ऊपर उन्होंने चिकन माटी के क्ले के बर्तन वगैरह बनाना उन्होंने स्टार्ट किया, तो जिसमें उन्होंने अपने अनाज को स्टोर करने के लिए उसका यूज किया। बट दिस कुड बी यूज्ड ओनली टू स्टोर फ्रूट्स एंड ड्राई थिंग्स। लेकिन वो जो बर्तन थे वो सिर्फ किसके लिए यूज हो रहे थे, फ्रूट्स रखने के लिए और ड्राई मतलब सूखी चीजें रखने के लिए, क्योंकि वो मिट्टी के होते थे, उसमें कोई गीली चीज रख नहीं सकते, क्योंकि पानी की वजह से वो मिट्टी का जो पॉट है वो गीला हो जाता था और मिट्टी गीली हुई तो क्या हो जाता था, टूट जाता था। इसीलिए वो उसमें से फ्रूट और सूखी चीजें ही वो रखने के लिए काम आने लगे थे। Initially, these pots were smeared with mud and then dried to hold liquids. फिर उसके बाद उन्होंने एक आइडिया लगाई कि इसमें अगर कोई गीली चीजें भी अगर हमें रखनी, जैसे पानी वगैरह, है ना, पानी वगैरह हमें उसको रखना है, तो उसको उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, पॉट बना के मड से पानी पॉट बना के उन्होंने उसको फिर लिक्विड मतलब उसमें लिक्विड डाल के उसको सूखने के लिए उसको रखा दिया जाता था। और फिर सूखने के बाद वो पूरा ऐसे कड़क हो जाता था। फिर उसमें आप कोई सी भी चीज रखो तो वो गीली नहीं होती थी और टूटती भी नहीं थी। Around this time, Neolithic people perhaps accidentally discovered that if they baked clay in fire, it became waterproof. उसके बाद न्योलिथिक काल के लोगों ने और कुछ मतलब एक्सीडेंटली एक आइडिया उनके दिमाग में, उन्होंने एक चीज डिस्कवर की कि जो चिकन माटी जो है, क्ले जो है, अगर हमने उसको आग दिया या उस आग में अगर उसको हमने जला के उसको भुना, तो वो मिट्टी जो है वो क्या वो बन जाएगी, वाटर प्रूफ बन जाती है ना। अगर मिट्टी को हमने आग में उसको थोड़ा सा भून लिया तो वो एक वाटर प्रूफ बन जाएगी। फिर वो वैसे ही उस चिकन मिट्टी को, क्ले को आग में भून के उसके बाद उसके क्या बनाते थे, वो पॉट्स बनाते थे। Pottery probably began in such a manner. Baked pottery was useful for storing liquids and cooking. उसके बाद ये जब इस टाइप से बनाने का उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो वो जो पॉट्स है वो लिक्विड स्टोर करने के लिए, मतलब पानी की चीजें वगैरह स्टोर करने के लिए और खाना भी बनाने के लिए उसका यूज होने लगा। It could be used over and over again for different purposes. Although early pottery was rather bare, later people began to paint their pots with different colors and patterns. इसके बाद उन्होंने उस पॉट्स को अलग अलग टाइप से, अलग अलग कलर से उसको डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया और उसको अलग अलग टाइप की डिजाइन और अलग अलग टाइप के कलर वगैरह उसको देके उसको डेकोरेट करना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हम ये इस तरह से थे पॉटरी। इसके बाद हम देखेंगे टूल्स।
मतलब हथियारे औजार वगैरह उन्होंने किस टाइप से बनाए थे। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड एट मेनी अर्ली फार्मिंग साइट्स बट दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स। पैलियोलिथिक काल में जो उन्होंने टूल्स बनाए थे, जो उन्होंने हथियार बनाए थे, वैसे ही उन्होंने इस नियोलिथिक एज में भी बनाए थे, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के उन्होंने, थोड़े से डिफरेंट टाइप के उन्होंने बनाए थे। दो दे वेयर स्टील मेड ऑफ स्टोन दे वेयर फार बेटर एंड शार्पर। उन्होंने इस बार भी जो हथियार बनाए थे वो स्टोन से ही बनाए थे, लेकिन वो पैलियोलिथिक एज से सब ज़्यादा भी क्या थे, बेटर थे, बहुत ही अच्छे थे और शार्पर भी थे। Neolithic tools were shaped and polished and they lasted longer. नियोलिथिक टूल्स के जो हथियार थे वो उसकी जो शेप थी वो अलग अलग टाइप की शेप थी और अच्छे से पॉलिश करके और वो लॉन्गर मतलब लॉन्ग टाइम तक वो चलने वाले वो हथियार उन्होंने बनाए थे। बिसाइड हंटिंग नियोलिथिक टूल्स वेर यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस एज वेल। और ये जो हंटिंग के लिए भी वो उस हथियार का यूज करते थे और उसके साथ ही वो उनके कुछ अलग भी उद्देश्य थे इन हथियारों को यूज करने के लिए। स्टोन एक्सेस विथ वुडन हैंडल्स वेर यूज टू क्लियर एंड फॉर कल्टीवेशन। इसके बाद उन्होंने एक एक्स बना मतलब एक्सेस बनाना स्टार्ट किया, कुल्हाड़ वगैरह, कुल्हाड़ी जो लकड़ी की मतलब उसको लकड़ी अटैच करके ऐसे कुल्हाड़ी उन्होंने स्टार्ट की थी बनाना। और उसका जो यूज था वो किस लिए किया था, उन्होंने लैंड को क्लियर करने के लिए मतलब जमीन को साफ करने के लिए और उस वहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए। स्टोन सिकल्स वेयर यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। और जो स्टोन के बने हुए जो सिकल्स होते थे उसको वो हार्वेस्टिंग के लिए यूज करते थे। द मोर्टर एंड पेस्टल वेयर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। और उन्होंने जो एक मोर्टर और पेस्टल नाम के जो हथियार थे जिसको उन्होंने ग्रेन को अनाजों को ग्राइंडिंग करने के लिए वो उसको यूज किया था, वो यूज करते थे। ठीक है। Plates of different size have been found at different Neolithic sites. Stone axes, sickles and plugs were particularly used at this time. इस टाइम पे जो अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के, अलग अलग टाइप के जो औजारे या हथियारे जो उन्होंने बनाई थी नियोलिथिक साइट्स में, उसमें कुछ जो स्टोन के बने हुए कुल्हाड़ी थे, स्टिकल्स थे, प्लग्स थे, है ना। तो इस तरह के अलग अलग चीजें वो यूज करते थे और इन चीजों को वो हंटिंग के लिए भी यूज करते थे, एनिमल्स के शिकार करने के लिए। दे ऑल्सो यूज टूल्स मेड ऑफ बोन्स ऑफ एनिमल्स। और वो स्टोन के साथ साथ एनिमल्स के हड्डियों से भी वो औजारे हथियारे बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। दिस टूल्स मेनली हेल्प देम इन फिशिंग। और ये जो टूल्स थे, ये जो हथियार थे, वो उनको फिशिंग करने के लिए हेल्प करते थे। तो स्टूडेंट्स, आज का ये पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। पार्ट 1 में आज हमने जितने टॉपिक्स देखे हैं वो अगर उन टॉपिक्स में से अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।